आज हम मिल रहे हैं जसबीर सिंह सैनी से, जो कि ग्रीवेंस कमेटी के बहादुरगढ़ विधानसभा में मेंबर हैं। और ये माना जा रहा है कि जसबीर सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के करीबियों में से गिने जाते हैं। तो आज कुछ राजनीतिक प्रसंग भी होंगे और हमारे विधानसभा क्षेत्र बहादुरगढ़ के बारे में भी हम उनसे कुछ पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं पूछता हूं, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भाजपा हाईकमान की क्या सोच रही, और क्या उनको अगर 1 साल पहले मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो उनको हरियाणा क्षेत्र की समस्याएं समझने में और उनको हल करने में ज्यादा आसानी नहीं होती? सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, उनको अगर 1 साल पहले ये कमान दी जाती तो लोकसभा चुनाव में लाभ मिलता। मेरी निजी राय है कि कम से कम 8 सीटें लोकसभा की भाजपा जीतती और आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें भी लाभ मिलता। लेकिन चलो, अभी बहुत नायब सैनी जी ने डैमेज कंट्रोल किया है, क्योंकि 10 साल के बाद एक प्रवृत्ति है, कहीं भी आप जाएं तो एंटी कन्वेंसी भी काम करती है, कई चीजें होती हैं सरकार जो खिलाफ चलती हैं। लेकिन नायब सैनी जी की, जैसे आपने कहा कि प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनको समझने में, नायब सैनी जी कोई पैराशूट से आए हुए लीडर नहीं है कि कोई पैराशूट से आए और एमपी बना दिया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। वो स्टार्टिंग से जमीन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो विधायक बने, फिर मंत्री बने, सांसद बने, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उनको, आज मुख्यमंत्री हैं। और वो आज आप देखें कि ऐसा पहली बार हरियाणा प्रदेश के इतिहास में हुआ है कि उनसे पहले जितने ही मुख्यमंत्री रहे, चाहे किसी पार्टी के रहे, इतनी मिलनसार छवि किसी मुख्यमंत्री की नहीं रही कि 24 घंटे नहीं। तो हमने ऐसा भी एक कार्यकाल देखा है मुख्यमंत्रियों का कि रात को 8 बजे के बाद तो मुख्यमंत्री से मिलना असंभव है, और सुबह 10 बजे से पहले मुख्यमंत्री किसी से मिलते नहीं थे। ऐसा भी एक समय था। लेकिन आज 24 घंटे, रात को 12-12 बजे तक, मैं खुद गवाह हूं, जो मेरे साथ लोग मिलने के लिए जाते हैं, और रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे भी मुख्यमंत्री से मिले, और सुबह वो जल्दी उठ जाते हैं, 7-8 बजे मिलना शुरू कर देते हैं। और कोई इमरजेंसी आती है किसी कार्यकर्ता की या किसी भी विधायक के, मंत्री की, तो वो किसी भी टाइम उनसे जाके मिल सकते हैं। तो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जो गृह मंत्री अभी पीछे आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जो इनकी कार्यशैली है वो एक आम आदमी की है, और अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री को पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होती है, बहुत से काम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों को समय देते हैं वो अपने आप में एक, मैं उनको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूसरा सवाल है कि हुड्डा कांग्रेस भाजपा के 10 सालों का हिसाब मांग रही है, इसके बारे में आप देखें, क्या कहेंगे? हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार, हमारे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके आदेश अनुसार, पार्टी के आदेश अनुसार, हर भाजपा कार्यकर्ता जो है 10 साल का जो हुड्डा कांग्रेस हिसाब मांग रही है। तो हर भाजपा कार्यकर्ता मेरी तरह वो हुड्डा कांग्रेस से जवाब मांग रहे इस बात का कि 10 साल आपकी प्रदेश में सरकार रही। सिर्फ मैं तो एक उनसे जवाब मांगता हूं हुड्डा साहब से कि आप सिर्फ जो आपने 10 साल में नौकरियां दी, जो आप नौकरियों का ढिंडोरा पीट रहे हैं, आप सिर्फ उस नौकरियों का श्वेत पत्र जारी कर दें कि आपने कितनी नौकरियां दी और किसको दी। अगर श्वेत पत्र जारी करेंगे तो उन नौकरियों में ज्यादातर लोग, 80% लोग वे मिलेंगे जो इनके रिश्तेदार थे, जो इनके जानने वाले थे, या जिनसे इन्होंने भ्रष्टाचार की मांग करके पैसे लेके उनको नौकरियां दी। जातिवाद उनके अंदर सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट है, कास्ट जिनका मिलेगा। इन लोगों ने अपने शासन में क्षेत्रवाद, जातिवाद और परिवारवाद, भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया, जो आज भाजपा से हिसाब मांग रहे हैं 10 साल का। इस प्रदेश के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि नौकरियों के मामले में बिना खर्ची के, बिना पर्ची के, गरीब घर का बच्चा भी नौकरी लगा, जो पोस्ट कोई भी रही हो, सरकार जो नौकरियां निकालती है वो तो पद अलग अलग होते हैं उनकी काबिलियत के हिसाब से। तो मुख्यमंत्री से मेरी एक ही प्रार्थना है कि अगर वो सच में राजनीति कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो सिर्फ श्वेत पत्र जारी, नौकरी वहां कर दे, बाकी बात तो हम उनसे बाद में करेंगे। तो मेरा उनसे ये सवाल है। अब करते हैं प्रदेश की स्थिति के बारे में कि प्रदेश में कुछ समय से कुछ लूटपाट की घटनाएं, कुछ धमकियां व्यापारियों को,
और इस तरह की घटनाओं को कुछ बढ़ावा मिल रहा है, वो उसके बारे में देखें ऐसा है, मैंने जब भी मीडिया में बात कही है, जहां भी प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिला है बात करने, मैंने एक बात कही है कि प्रदेश सरकार यूपी की तर्ज पर, जो यूपी सरकार ने एक पैटर्न बनाया, योगी सरकार ने सबसे बड़ा स्टेट है यूपी हमारे देश का, हरियाणा से तो बहुत बड़ा है, और वहां क्या हालात थे किसी से बताने की जरूरत नहीं है, छुपे नहीं। हरियाणा बहुत छोटा प्रदेश है। मैंने बार बार मुख्यमंत्री से जब मिला हूं या किसी भी नेता से मिला हूं तो एक ही बात कही है कि यूपी का जो पैटर्न है वो यहाँ लागू करें। जिस भाषा में ये जो प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं कुछ लोग, इसमें भी विपक्ष का हाथ है, ताकि प्रदेश में एक मैसेज जाए कि सरकार कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही, इसमें विपक्ष का हाथ है। तो जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं उस भाषा में उनको समझाएं। पीछे अभी एक एनकाउंटर हुआ था, उससे प्रदेश में ये उम्मीद जगी थी कि हाँ भाई योगी पैटर्न की तरह प्रदेश में अगर माहौल बना के रखना है, आम जन की सुरक्षा करके रखनी है, तो जो ये इस तरह के असामाजिक तत्व हैं इन पर कड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा, कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी जाके ये मामले जो हैं ये कम भी होंगे और प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहेगी। प्रदेश में बताया जा रहा है कि लोगों के कोई काम नहीं हो रहे, टीपीआईडी वगैरह अफसरशाही हावी होती जा रही है, अफसर काम करके कुछ नहीं है, इसके बारे में आप क्या? देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को बड़ी अभी कुछ ही महीने हुए हैं, ये मैं मानता हूं मैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि राजनीति में चापलूसी की राजनीति करने में, चमचागिरी की राजनीति करने में और नेताओं को खुश करने के चक्कर में वो जनता की बात नहीं कहते। हमारी राजनीति उनसे अलग है, हम ऐसी राजनीति को छूना ही पसंद नहीं करते। अगर जनता ने हमारे को, जनता विश्वास करती, जनता हमारे को बनाती है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जनता की बात को अपने नेताओं तक पहुंचाएं, उनकी बात को उठाएं। अफसरशाही की बात मैंने इसलिए बार बार अपने प्लेटफॉर्म पे इसलिए कही है क्योंकि प्रदेश में 10 साल जो हुड्डा कांग्रेस का शासन रहा, उन्होंने अधिकारियों की आदत खराब कर दी। उनका एक नारा था, खुद भी कमाओ और हमारे को कमा दे दो। जब बीजेपी आई तो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का नारा दिया। लेकिन कुछ अधिकारी जो उनकी विचारधारा के थे, जो उनके समय में लगे थे, चाहे हुड्डा कांग्रेस के समय में लगे, चौटाला के समय में लगे, वो आज उस समय छोटी पोस्ट पे लगे, आज वो प्रमोशन होकर बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए हैं। तो सिस्टम में वो लोग बैठे हैं। सरकार का काम होता है योजनाएं बनाना, लेकिन उनको धरातल पे लागू जो करते हैं वो अधिकारी करते हैं। इन लोगों ने पूरा, कुछ लोग जो इनकी विचार, सबको नहीं कह रहा मैं, अच्छे अधिकारी भी जो काम करते हैं उनकी हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन जो विपक्ष की विचारधारा के अधिकारी थे उन्होंने जानबूझ के उन योजनाओं को लोगों से वंचित रखा, उनको चक्कर कटवाए। और ये मैं मानता हूं कि प्रॉपर्टी आईडी और ये फैमिली आईडी, इनसे लोगों को बहुत परेशानी हुई। मैंने मुख्यमंत्री से मांग भी की थी, हाँ कुछ सुधार हुआ है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अनावश्यक जो पोर्टल है जिनसे लोग परेशान होते हैं, बार बार चक्कर काटते हैं और उसका समाधान नहीं हो पाता, तो मैं अपील भी करता हूं, एक कार्यकर्ता होने का, उनको बंद कर देना चाहिए। उसका एक पैरेलल रास्ता निकलना चाहिए। जब वो पैरेलल रास्ता साथ साथ चलेगा तो कम से कम जो ऑनलाइन की जो चीजें आई हैं, हो सकता है उसको लागू होने में समय लगे, लेकिन अगर पैरेलल आप कोई चीज रखते हैं तो वो जब ढल जाए लोग उसमें, तो उसको लागू कर दो। लेकिन ये मैं मानता हूं कि परिवार पहचान पत्र की वजह से भी और प्रॉपर्टी आईडी की वजह से भी अधिकारियों ने जमकर लूट मचाई। उनको ठीक करने की बात हो या नहीं बनाने की बात हो, जमकर लूट मची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, मैं पहले कहा कि डैमेज कंट्रोल किया, तो कुछ हद तक उस पर काबू किया है, लेकिन अब भी सुधार की जरूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस पर लगे हुए हैं और एक समय ऐसा भी आएगा कि ये चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, फिर लोगों को आसान लगेगा। सरपंचों ने आवाज उठाई थी, अब नगर पालिका के जो पार्षद हैं ये भी अपने जो भत्ते हैं उनको बढ़ाने के लिए, अपनी लिमिट बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, इसके बारे में? देखो, सरपंचों ने जो मांगे रखी सरकार के सामने, मुख्यमंत्री जी ने उनको पूरा करते हुए उनको पावर भी बढ़ाई और सारे काम जो उनकी मांग थी पूरा किया। उसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र है। अभी कल भी शायद पार्षदों ने धरने दिए हैं, वो ठीक है, वो मांग कर रहे हैं हमारा टोल फ्री किया जाए और नेताओं की तरह जो एमपी एमएलए होते हैं, या भाई उसमें बीमारी में उनके परिवार को शामिल किया जाए मुफ्त इलाज में, वो ठीक है, वे बातें उनके निजी हैं। लेकिन उनकी उसमें मुझे एक बात कि उनका मैं समर्थन करूंगा, राजनीतिक स्वार्थ किसी का भी हो सकता है, लेकिन उनका एक बात का मैं समर्थन करूंगा कि जो पावर, छोटे मोटे जो काम होते हैं, अब गली में मान लो किसी का जाली टूट गया, आजकल
कोई जाल टूट गया या कोई और काम नालियों की जो छोटे अमाउंट का करवाना है, या कोई नाली रिपेयर है इमरजेंसी की, या कोई टुकड़ा सड़क का बढ़वाना है वार्ड के अंदर, या कोई लाइट नई लगवानी है वो खराब हो चुकी है, या इमरजेंसी का कोई भी काम हो छोटे अमाउंट का है, तो एक ऐसी राशि सरकार सोच के इनके लिए निर्धारित करे ताकि उस काम के लिए टेंडर ना लगाना पड़े। अगर टेंडर प्रक्रिया में हम जाते हैं तो लंबा टाइम लग जाता है, और छोटे टेंडरों को, जो छोटे अमाउंट के टेंडर होते हैं उनको ठेकेदार लेते भी नहीं है, क्योंकि ठेकेदार बड़े अमाउंट के टेंडर लेते हैं। अगर हम 50,000 का या 20,000 का या 1 लाख का टेंडर लगाते हैं तो उस पर अवॉइड करते हैं ठेकेदार। तो एक ऐसा शुल्क निर्धारित किया जाए पार्षदों के लिए, उनका वो ये जैसे सांसद निधि कोष होता है, विधायक का भी अब की बार क्या नाम है, मुख्यमंत्री जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, जिन्होंने हर विधायक को 5 करोड़ रुपए देने का काम किया, चाहे वो पक्ष का या विपक्ष का। तो इस तरह से पार्षदों की एक मांग का मैं समर्थन करता हूं कि ऐसी पावर इनके पास होनी चाहिए कि बिना टेंडर लगे डिपार्टमेंटली अगर वो आदेश करें भाई ये जाल लगाना, तो अगले दिन वो जाल लग जाए और उसका बिल जो है डिपार्टमेंटली अधिकारी बना के और उस ठेकेदार की पेमेंट कर दे। तो ये पावर जनहित में है। तो बाकी तो वो सरकार ने देखना है कि उनको सुविधाएं जो उन्होंने मांगी हैं, भाई हमारे भत्ते बढ़ाए जाएं, या हमारा टोल फ्री किया जाए, या हमारे को मेडिकल सुविधाएं परिवार को दी जाएं, या और भी जो उनकी है वो सरकार का काम है। लेकिन ये जो एक मांग है ये जनहित की मांग है, एक मांग जनहित की है, उसका मैं समर्थन करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री इस पर विचार करके उसको पूरा करने का काम करेंगे। भाजपा ने हरियाणा राज्य में जो विकास कार्य करवाए हैं, उन क्या विकास कार्य अब नायब सरकार में चालू रहेंगे? और तीसरी बार क्या आप ये सोचते हैं कि तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी हरियाणा में? देखिए ऐसा है, मैंने पहले कहा आपका जो प्रश्न है उसका जवाब इस बात में है कि नायब सैनी जब से मुख्यमंत्री बने एक सोच बदली है लोगों की प्रदेश के अंदर। ये कि मुख्यमंत्री ऐसा भी हो सकता है जो सबकी बात सुनता है और सबसे बात करता है, चाहे बुजुर्ग है चाहे नौजवान है, हमारी माताएं हैं बहनें, सबकी बात सुनता है और 24 घंटे सुनता है। और जहां तक काम की बात है तो नायब सैनी जी को बताने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई ये काम करना है, वो आपकी बात को थोड़े में ज्यादा समझते हैं क्योंकि नीचे चले हैं वो, उनको पता है ये काम कैसे होना है। तो ये बहुत लाभ मिलेगा और जो पहले काम हुए हैं उनको भी, और जो अब नए भी नायब सरकार जो करवा रही है उनको देखते हुए मैं एक बात भी आज कह रहा था कि भाई नायब सरकार अपनी मिलनसार छवि के दम पे ही सरकार बना जाएंगे तीसरी बार, और उल्टा कांग्रेस वाले देखते रह जाएंगे। क्योंकि नायब जी को मुख्यमंत्री देख के हर आदमी के जवान पे ये बात है कि ऐसा मुख्यमंत्री ना हमने कभी देखा और ना हम देख सकते। उनकी कार्यशैली का हुड्डा कांग्रेस को एक ओबीसी मुख्यमंत्री रास नहीं आ रहा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको हुड्डा कांग्रेस वालों को तो ओबीसी की बात तो है ही। ओबीसी वो कह रहे थे कि हम अगर हमारी सरकार बनी तो हम डिप्टी सीएम ओबीसी का बनाएंगे। उनको तो अपने से अलग कोई मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं है। जो उनकी अभी सिरसा सांसद बनी है बहन कुमारी शैलजा जी, वो प्रदेश अध्यक्ष भी थी, उनको कार्यकारिणी नहीं बनाने दी उन्होंने जितने दिन वो अध्यक्ष। उससे पहले तंवर साहब थे, वो तो ऐसी समाज से थे, उनके साथ तो झगड़ा भी करवाया, सर उनका फोड़ दिया था। तो इनको अपने से अलग मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं है। ये तो प्रदेश को अपनी जागीर समझते हैं कि मुख्यमंत्री बने तो हम बने, एमपी बने तो हम बने, एमएलए बने तो हम बने, राज्यसभा में जाए तो हम जाएं, और कोई इनको बर्दाश्त थोड़ी थी। तो चुनाव के समय में लोगों को गुमराह करने के लिए छत्तीस बिरादरी का राग लापते हैं। अगर ऐसे ही हिमायती है ओबीसी के, अगर हुड्डा कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं कि हम ओबीसी को उनका हक देंगे, तो ये मुख्यमंत्री जी ने दिया है ओबीसी को, ओबीसी वर्ग से खुद मुख्यमंत्री आते हैं, उन्होंने हक दिया भी ओबीसी को। जो पीछे घोषणाएं की ओबीसी के बारे में है, तो मुख्यमंत्री जी ने सोच रखी ना, और पार्टी ने सोच रखी। मुख्यमंत्री जानते ओबीसी किस चीज को चाहता है, किस चीज से वंचित रहा अब तक। सरकारों ने सिर्फ दावों में नारों में उनको हक दिया, धरातल पे नहीं दिया ना। तो ये तो सिर्फ ढकोसला है हुड्डा कांग्रेस का। और ऐसे ही अगर ये हिमायती है ओबीसी समाज के, तो मुख्यमंत्री घोषित करें कि कांग्रेस सरकार आती है तो ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाएंगे, करें घोषित? नहीं करेंगे। इनको नायब सैनी मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा है। किस प्रकार एक गरीब घर का बेटा, किसान का बेटा और एक आम आदमी मुख्यमंत्री इस प्रदेश का बनेगा, सिर्फ इस चीज का रौला है। लेकिन ओबीसी वर्ग के साथ साथ प्रदेश की 36 बिरादरी इस बात को देख रही है और आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार, नायब सरकार बनेगी। और अभी तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, 2-3 महीने का कार्यकाल उनके पास है, कम समय मिला है। जब 5 साल मिले तो नायब सैनी जी को, अगर प्रदेश की जनता ये नहीं कहती कि बार बार भाजपा सरकार प्रदेश के अंदर, तो नायब सैनी जी में क्वालिटी है इस बात की। बहादुरगढ़ विधानसभा में टिकट
पाने वालों की बहुत लंबी लाइन है भाजपा में या कांग्रेस में? भाजपा में। अच्छा। देखो, जब पार्टी का वजूद बढ़ता है, पार्टी की एक समय ऐसा भी था जब पार्टी के यहाँ से 2-3 विधायक बनते थे प्रदेश के अंदर। आज 14 में सरकार बनी, 19 में बनी और तीसरी बार बनेगी। तो जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता है तो दावेदार तो बढ़ते ही हैं। अच्छी बात है, इसका मतलब पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है और जितने टिकटार्थी होंगे, मुकाबला होगा, जिस चीज में मुकाबला होता है तो इंटरेस्टिंग बात होती है और जीत की ओर अग्रसर होते हैं। मेरी जितने भी टिकटार्थी हैं बहादुरगढ़ में, क्या आप ये मानते उनको हैं सबको शुभकामनाएं है मेरी। क्या आप ये मानते हैं कि आप इसी लाइन में हैं? देखो, मैं तो अभी पार्टी आदेश करेगी, क्योंकि मैं भी कई दिन से इंटरव्यू देख रहा हूँ। ये टिकटार्थियों का इंटरव्यू चल रहा है, आपके माध्यम से आपने याद दिलाया। उन सबको भाइयों को शुभकामनाएं। अगर पार्टी मुझे आदेश करेगी तो हम चुनाव लड़ने से ना पहले कभी पीछे हटे ना, क्योंकि 2 बार पार्षद भी मैं रहा हूँ अपने वार्ड से। और यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग टिकट मांग रहे हैं जो पार्षद का चुनाव नहीं जीत सके अपने वार्ड से। तो पार्टी इस बात को समझेगी, देखेगी। लेकिन अभी पीछे कुछ लोगों ने कहा कि आप तो रविवार को वहाँ एक कार्यक्रम में गए थे पूर्व विधायक जी के, जिसको सीजन जो खोल लिया कार्यकाल। तो हमारी एक निजी राय है, वो पार्टी की राय नहीं है, वो हमारी निजी राय मैं आपको कह सकता हूँ, आपको पार्टी चुनाव लड़ाई। लेकिन अगर पार्टी ये सोचती है भाई ओबीसी चेहरे को लाना आगे, तो उसमें हम दावेदारी करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पार्टी इस बात को जरूर देखे कि कौन व्यक्ति इसके काबिल है सर्वे करवा के टिकट पे, और कौन व्यक्ति ग्राउंड पे मेहनत कर रहा है। सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे या सिर्फ पोस्टरों में मेहनत ना हो, पब्लिक के बीच में मेहनत हो, वो दिखाई भी देनी चाहिए कि कितनी लोगों की समस्याओं का समाधान किया, सिर्फ फोटो में समाधान नहीं। उन लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इस बात को भी लोग देखें, कितनों के काम करवाए। ये नहीं है कि भाई मैं सोशल मीडिया पे ही टिकट मांगू। तो मैं मानता हूं कि पार्टी इस बात को सोचेगी, और मैं ये मेरा एक आम कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी से निवेदन भी है कि अब की बार प्रदेश में, पूरे प्रदेश की बात करूंगा, बहादुरगढ़ की नहीं करूंगा मैं, कि टिकट वितरण में जो नौजवान चेहरे उनको ज्यादा तवज्जो दी जाए, और जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनकी लोगों में पकड़ है, जिनको लोग चाहते हैं, तो मैं निश्चित तौर पर मान कर चलता हूं कि अगर ऐसा पार्टी करेगी तो निश्चित तौर पर तीसरी बार पूर्ण बहुमत की नायाब सरकार बनेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है नायाब जी भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी जमीन जुड़े हुए हैं। वो भी कोई ऐसा नहीं है कि पैराशूट से आए हैं, जो भी नई बड़ौली जी बनाए हैं। और जितने भी नेता हैं जो काम करते हैं, तो वो इस चीज को जरूर काउंट करेंगे और अच्छा आदमी जनता के बीच में दे, ताकि वो जनता के बीच उपलब्ध रहे और काम करें। एक बात सर्वविदित है कि जसबीर सैनी मुख्यमंत्री जी के खासम खास में गिने जाते हैं। लोग आपके पास ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर होने के नाते अपनी समस्या लेके आते हैं, और आप किस तरह से मुख्यमंत्री जी को उनकी समस्याओं से अवगत कराते हैं, और वो सॉल्यूशन निकलता है, कैसे निकलता है? देखिए, वो तो मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है, आज से संपर्क नहीं है, पुराने संपर्क है। और उनका स्वभाव हमने देखा है, वो कभी किसी काम के लिए मना नहीं करते, उनके पास मना तो है ही नहीं, कोई भी जा चाहे वो कोई भी जा सकता है। और जैसा आपने कहा खासम खास, उनके लिए तो पूरे प्रदेश की जनता उनके लिए, उनका परिवार है, उनकी खासम खास है। उन लोगों की राय हमारे बारे में क्या है, वो मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुख्यमंत्री वो पूरे प्रदेश के हैं, उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जैसा वो हमारा मान सम्मान करते हैं, ऐसा पूरे प्रदेश में कोई भी आदमी उनके पास जाएगा, उसका भी वही मान सम्मान होगा। उनकी नजर में कोई भेदभाव नहीं है। कोई ये नहीं कि जसबीर सैनी आया तो उसको अलग से मैं मिलूं या आप हुए हैं, उनके लिए सब बराबर है। वो ये कहते हैं कि मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ, और हमें खुशी भी होती है। सिर्फ हमारे लिए इतना बहुत है कि हम जो काम लेके उनके पास जाते हैं, जनता को लेके जाते हैं, उनसे मिलते भी, उनकी बात भी सुनते हैं, और कोशिश की जाती है उस काम को किया जाए। तो हमारा यही आशीर्वाद बहुत है उनका हमारे ऊपर, कि वो हमारी बात को सुन लेते हैं। जनता में एक मैसेज जाता है कि भाई ग्रीवेंस कमेटी मेंबर होने के नाते जनता जो विश्वास सरकार पर करती है, हम पर करती है, तो हम उस विश्वास को बनाए रखें। और नायाब सैनी से समय समय पर हम मिलते हैं तो यही बात कहते हैं कि जनता के काम हो, और वो समझते हैं इस बात को, इसीलिए उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। बाकी तो भाई खासम खास तो पूरे प्रदेश की जनता उनके लिए है, कोई विशेष व्यक्ति खासम खास नहीं। आखिरी एक सवाल, जो कि आने वाले विधानसभा हैं, और इन चुनाव में मेरे ख्याल से 2 महीने से भी कम समय होगा। हाँ जी, अगस्त सितंबर में चार्जशीट लगने की उम्मीद है, अक्टूबर में चुनाव होगा। तो इसमें ओबीसी वर्ग का क्या रोल होगा, और उन कितनी टिकटें ओबीसी वर्ग में दी जा सकती हैं, इसके बारे में आप कुछ देखिए, सरकार बनाने में से केंद्र की सरकार बनी हो तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि ओबीसी वर्ग से मोदी जी भी आते हैं,
उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजनीति में छत्तीस बिरादरी की जरूरत होती है, लेकिन एक ओबीसी वर्ग का एक बहुत बड़ा जो हम धड़ा कहें तबका भाजपा के साथ है। प्रदेश में भी अच्छी संख्या में ओबीसी वर्ग है। तो मैं मानता हूं कि ओबीसी का लगभग सारा जो तबका है वो बीजेपी के साथ जुड़ा है नायब सैनी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। पहले हो सकता है शायद कम वोट प्रतिशत मिलता अगर नायब सैनी जी मुख्यमंत्री ना बनते, लेकिन उनके बनने से एक मैसेज गया ओबीसी के अंदर कि आपको भी प्रदेश की कमान दी गई, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आने वाले चुनाव में आप लोग पूरी मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हों। इसी की जो टीस है हुड्डा कांग्रेस को है, क्योंकि वो भी ये सोच रहे थे कि ओबीसी को हम भी प्रलोभन दें और वो हमारी तरफ आए, लेकिन ओबीसी मन बना चुका है कि नायब सैनी जी के साथ जुड़ेगा। उनके नेतृत्व में तीसरी बार नायब सरकार बनेगी। और जहां तक टिकटों की बात है वो पार्टी का काम है। हम तो एक ही मांग आपके माध्यम से कर सकते हैं कि अधिक से अधिक टिकटें ओबीसी वर्ग के सभी भाई जो हमारे दावेदारी कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, अधिक से अधिक टिकटें ओबीसी समाज को मिले, ताकि सरकार में भी मुख्यमंत्री के साथ साथ जो विधायक बन के जाएं वो ओबीसी वर्ग से हों। हमारी तो यही सोच है और हमें पूरी उम्मीद है। जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ में ओबीसी वर्ग का सम्मान समारोह किया गया, जिसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचे थे, उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया था कि ओबीसी के वर्गों का जो है हम सुरक्षित रखेंगे। और मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि ओबीसी के हितों पे कठोराघात हम नहीं होने देंगे। पहले जो हो चुका उसको भूलो, लेकिन हमारी सरकार, भाजपा सरकार, नायब सरकार ओबीसी वर्ग के हितों को बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। और मुझे पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। और तीसरी बार आप देखना जब मुख्यमंत्री जी अपना कार्यकाल संभालेंगे फुल फ्लैट 5 साल का, तो किस प्रकार प्रदेश की कायाकल्प होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है छत्तीस बिरादरी की सुनवाई होगी और एक ऐसा मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान के अंदर योगी जी के बाद अगर किसी की लोकप्रियता बढ़ेगी तो नायब सैनी जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खुलकर अपने विचार रखे, लोगों को बताया और अभी तैयारियां चल रही हैं। मेरी पुनः सभी बहादुरगढ़ के टिकटार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।